हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 23 अगस्त 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पीडीएफ फाइल आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विकली रिवीजन करेंगे दोस्तों कल के करंट अफेयर का। तो अभी हाल ही में 20 अगस्त को मनाया गया विश्व मच्छर दिवस यानी वर्ल्ड मॉस्किटो डे, और सद्भावना दिवस भी मनाया गया। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी को 1 साल का विस्तार मिला है। गुरदीप रंधावा जी को दोस्तों भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है जर्मनी में। सिप रॉकेट भारत की 106वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। HAL गगनयान की पहली उड़ान के लिए इसरो की मदद करेगा क्रू मॉड्यूल फेयरिंग वितरित करके। इसके अलावा HDFC बैंक ने दोस्तों केरल में अपना पहला महिला शाखा खोला है, ऑल विमेन ब्रांच खोला है। कनाडा 65वां राष्ट्रमंडलीय संसदीय सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दिल्ली में आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टील स्लैग रोड का निर्माण करने जा रहा है। और वहीं इंदौर में 2023 का 17वां प्रवासी दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज देखेंगे हम लोग शानदार क्वेश्चन को, लेकिन आपको बता दें ये वन लाइनर आप रिवीजन एक दिन पहले भी कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पर वन लाइनर भेज दिया जाता है। जैसे ही पढ़ाया जाता है तो 12 बजे तक आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाता है वन लाइनर फॉर्मेट में। आप एक दिन पहले ही उसी दिन सेम डे रिवाइज कर सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर टेलीग्राम ऐप नहीं है तो है अगर तो एमजेटी एजुकेशन जाकर के उसमें सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी फ्री क्विजेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के दिन का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके रखा जाएगा भगत सिंह जी के नाम पर। तो चंडीगढ़ में ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भगत सिंह जी के नाम पर होगा। भगत सिंह आपको पता है दोस्तों भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तो इनके नाम पर, इनके सम्मान में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल ने कुछ और भी निर्णय लिए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि पंजाब राज्य विधानसभा मंडल सदस्य जो है पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियम संशोधन विधेयक 2022, तो इसको भी अप्रूवल दे दिया है, जिसके तहत पंजाब राज्य विधानमंडल सदस्य में पेंशन और चिकित्सा के लिए संशोधन किया जाएगा। ठीक है। और मुख्यमंत्री के साथ पूर्व विधायकों के लिए कई पेंशन स्कीम को ये अब लिमिटेड कर दिया जाएगा। अब इससे बताया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए तक की बचत हो जाएगी 5 साल में। ठीक है। तो चंडीगढ़ फिलहाल यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बात करेंगे। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम बदल करके भगत सिंह एयरपोर्ट हो गया। अभी रिसेंटली कुछ और भी एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है दोस्तों। जैसे हिसार एयरपोर्ट की बात करूं मैं तो महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद करिए और अगर नोट डाउन कर पाइए तो नोट डाउन कर लीजिए। हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा नवी मुंबई एयरपोर्ट जो है तो वो बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर बाल ठाकरे एयरपोर्ट कर दिया गया। क्या किया गया? बाल ठाकरे एयरपोर्ट किया गया नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदल करके। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। इसके अलावा औरंगाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा किया गया। क्या किया गया? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा किया गया औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदल करके। क्लियर है? तो ये रिसेंटली जो एयरपोर्ट हैं उनके जो नाम चेंज हुए हैं वो मैंने आपको बताया। हाल ही में अंतिम पंघाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो अंतिम पंघाल ने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। अंतिम पंघाल ये अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीती हुई हैं। यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये दोस्तों लेडी हैं और रेसलर हैं। 53 किलोग्राम की कैटेगरी में ये जीतने वाली पहली इंडियन बन गई हैं अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में विमेन रेसलिंग जीतने वाली। क्लियर है? सोनम मलिक और प्रियंका ने सिल्वर मेडल इसी इवेंट में जीता है। तो फिलहाल अंतिम पंघाल बुल्गारिया में जीती हुई हैं। इन्होंने कजाकिस्तान के एटलिन सगायोवा को हराया है। अंतिम पंघाल हरियाणा राज्य की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कहां पर भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की गई? तो दोस्तों भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च करी गई है अभी हाल ही में पुणे में। ठीक है, पुणे में लॉन्च करी गई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, बिग आत्मनिर्भर पुश इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस लॉन्च इन पुणे। तो पुणे में लॉन्च की गई। अच्छा, इसी से रिलेटेड पहले चलो इसके बारे में जान लेते हैं। CSIR और एक KPIT लिमिटेड है, इसके द्वारा मिल करके ये डिजाइन किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये हाइड्रोजन ईंधन से चलेगी। ठीक है, इतना जान गए आप। अच्छा, कुछ रिवीजन पॉइंट। अभी आपको पता होगा कि भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस लॉन्च करी गई थी। कहां पर लॉन्च करी गई थी? तो मुंबई में लॉन्च करी गई थी। इसको याद रखिएगा, मुंबई में लॉन्च करी गई थी भारत की पहली डबल डेकर या कहें डबल फ्लोर वाली, ठीक है, डबल फ्लोर वाली AC इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की गई थी। नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया था। अच्छा, हाइड्रोजन आया है। हाइड्रोजन का प्लांट, सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है भारत में? तो ये मध्य प्रदेश में। आप बताएंगे कहां पर? मध्य प्रदेश में हाइड्रोजन बेस्ड बायो प्लांट स्थापित किया जा रहा है। CSIR के बारे में अगर बात करेंगे तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1942 को करी गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसकी अभी रिसेंटली नई महानिदेशक बनी है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। याद रखिएगा, ये पहली महिला है। तो पहली महिला है, इस वजह से इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये नियुक्ति। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, अगला, UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाले पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी? UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर ये बन गए हैं दोस्तों मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण अभी आपको याद होगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की विमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर इनको भी चुना गया था। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले ही की बात है। सुनील छेत्री को मेन का और इनको मनीषा कल्याण को विमेन का चुना गया था बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर। अब वही मनीषा कल्याण UEFA चैंपियंस लीग खेलने जा रही हैं और ये खेलने वाली ये बन जाएंगी पहली भारतीय। क्लियर है? यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, होशियारपुर की गर्ल हैं। होशियारपुर इनका मतलब होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां की हैं मनीषा कल्याण और अब ये जाएंगी UEFA चैंपियनशिप लीग खेलने। क्लियर है? ये देखिए, प्लेयर ऑफ द सीजन भी इनको चुना जा चुका है पिछले सीजन में IWL लीग में, और अभी इनको रिसेंटली फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था विमेंस की कैटेगरी में। ठीक है। अच्छा, किसी विदेशी क्लब को कैसे खेलने वाली तो ये चौथी भारतीय हैं, लेकिन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली ये पहली भारतीय हैं। ओके, आगे। अच्छा, एक चीज और याद रखवाना चाहूंगा मैं आपको पहले कि भारत का जो फुटबॉल फेडरेशन है ना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसका मैंने जिक्र किया अभी, इसको फीफा ने सस्पेंड कर दिया है। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, तो इसने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड किया हुआ है। ओके, चलिए, अब फिलहाल ये पहली महिला बनी है, और तो पहली महिला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लेते हैं। वैसे अभी कल ही मैंने पहली महिला पर वीडियो दी हुई है, और पहली महिला पर वीडियो जो है ना, उसमें 50 ऐसी महिलाओं के बारे में बात किया गया है जहां पर जो चर्चे में आई महिलाएं हैं वो हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पता नहीं आजकल वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग वीडियो जरूर देखा करो, बहुत ज्यादा क्वालिटी कंटेंट के साथ लाया जा रहा है आजकल। तो पहली महिला वाली वीडियो यहाँ पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। तमारा बाल कार्ड जो है फिलहाल ये 737.5 किलोग्राम का वजन उठाकर के गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हुई है, तो ये भी चर्चे में रही हैं। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून लीडिंग वेल्थ विमेन की लिस्ट में भारत की सबसे धनी महिला रोशनी नादर बनी। और मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया, चर्चित महिलाओं वाली वीडियो में, कि रोशनी नादर तो ये भारत की सबसे धनी महिला बनी है हुरून लीडिंग वेल्थ विमेन लिस्ट में। ब्लूमबर्ग में पूछा जाए तो आप बताएंगे सावित्री जिंदल बनी है, वो एशिया की सबसे अमीर बनी है। और अगर सेल्फ मेड विमेन पूछा जाए तो आप बताएंगे किसका नाम? आप बताएंगे फाल्गुनी नायर का नाम। वासिफा नाजरीन दोस्तों पहली बांग्लादेशी बन गई हैं K2 फतह करने वाली। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं और दूसरी महिला हैं। एलिना रैपकिना विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब जीत ली हैं। वहीं गीता गोपीनाथ जो कि IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री थी, अब दूसरे सर्वोच्च पद पर हैं। इनको पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित किया गया है। अगला क्वेश्चन, NIPL ने किस देश के पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट के साथ समझौता किया?
तो NIPL ने अभी हाल ही में दोस्तों ब्रिटेन के पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पे एक्सपर्ट्स के साथ समझौता किया है। किसके साथ? पे एक्सपर्ट के साथ समझौता किया है। यानी कि मोटा मोटा कहें कि हमारा यूपीआई सिस्टम ना अब ब्रिटेन में भी वर्क करेगा, ठीक है ना, ब्रिटेन में भी इससे पेमेंट किया जा सकेगा। तो यहाँ पर आप आर्टिकल इसके रिगार्डिंग देख पाओगे, ठीक है। अच्छा, भारत का यूपीआई सिस्टम जो है कई देशों में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। कल ही मैंने आपको यूपीआई पर वीडियो दी हुई है। देखिए, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक आता है उस पर मैं वीडियो दिया करता हूँ, तो आप कल शाम वाली जो यूपीआई की वीडियो आई है उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि यूपीआई सिस्टम काम कैसे करता है। और रिसेंटली अभी जो अफवाहें उड़ी थी कि यूपीआई पर चार्ज लगने वाला है, उसको सरकार ने खारिज कर दिया है और कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसके बदले में बहुत सारी जानकारियां भी दी गई हैं, जो मैं आपको कल की वीडियो में बताया था। आप जाकर के उसे देखेंगे जरूर, ठीक है। यूपीआई सिस्टम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिलहाल यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है ये अब ब्रिटेन में भी काम करेगा। ब्रिटेन से पहले अगर बात करें किन किन देशों में काम करता है, तो आप बताएंगे नेपाल में, भूटान में, यूएई में, इसके अलावा बांग्लादेश में भी, ठीक है ना, और फ्रांस में भी अभी रिसेंटली आया था। तो इन देशों में ऑलरेडी यूपीआई सिस्टम भारत का काम कर रहा है। NIPL, आप सोचोगे ये क्या है? NIPL कुछ नहीं है, जैसे भारत में आप NPCI देखते हो, सुनते हो ना, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसी का जो विदेश में काम करने वाली संस्था है वही है NIPL। इसका मतलब होता है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, ठीक है ना। तो यानी N से NPCI हो जाता है और IPL तो आप समझ रहे हो, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। क्लियर है? तो इसने ब्रिटेन में पेमेंट सॉल्यूशन जो प्रोवाइडर है पे एक्सपर्ट्स, उसके साथ समझौता किया हुआ है। अब पे एक्सपर्ट का जहां जहां पर POS डिवाइस होगा, यानी पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस होगा, वहां वहां पर अब यूपीआई सिस्टम भी एक्सेप्टेड होगा, ठीक है ना। यूके के बारे में अगर बात करें तो लंदन इसकी कैपिटल है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग होती है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसको देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म भी लिखा गया है। वैसे अगर बात करें यूपीआई सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2016 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था दोस्तों। और इसके जरिए भारत ने भीम भी लॉन्च किया। भीम मतलब क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये फुल फॉर्म छोटे छोटे टर्म्स के पूछे जाते हैं और पूछे गए एग्जाम में। यूपीआई का फुल फॉर्म, NPCI का फुल फॉर्म, भीम का फुल फॉर्म, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, RRB ग्रुप डी का जीके स्कोर बूस्टर ई बुक लाया गया है दोस्तों आपके लिए, जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन वन लाइनर अप्रोच के साथ हैं। ग्रुप डी एग्जाम की बात करूं मैं आपको, अगर देखो दोस्तों, अभी एग्जाम जो चल रहे हैं उनको अभी तक का एनालिसिस देखने से ये पता चला है क्वेश्चंस इजी ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस इजी ही आ रहे हैं। लेकिन बस आपको देखना ये होगा कि क्वेश्चंस पूछा कैसे जाता है, पैटर्न कैसा होता है, ये इससे आप अवेयर होने चाहिए। मतलब आप अगर जैसे कई सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपको आइडिया भी लग गया होगा। अगर आपको आइडिया नहीं लगा है तो आप इस ई बुक को परचेज कीजिए। इसमें NTPC में पूछे गए 1000 क्वेश्चन हैं, प्लस 2500 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर जनवरी से अगस्त तक के करंट अफेयर है। इसको पढ़ने से आपको ये आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, इस बार दोस्तों पेपर इजी आ रहा है तो इस वजह से कट ऑफ हाई जा सकती है। और ये जो इतनी बड़ी वैकेंसी है ग्रुप डी की, ये शायद ही दोबारा ऐसी वैकेंसी कोई आपको देखने को मिले, क्योंकि अब 2024 में चुनाव है, तो वैकेंसी अगर निकलेगी 2024 के स्टार्टिंग में तो फिर वो फाइनल होते होते 2026-27 लगा देंगे। आप इसमें भी देख रहे हो 2019 की वैकेंसी है ये जो चल रही है, ठीक है। तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंगल टाइम ही क्योंकि आपको देना है एग्जाम, तो आप इसी बार सिलेक्शन लेकर के खत्म करो मामला। 3 साल और झेलाने का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो इस ई बुक में फिलहाल आप 250 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट पा जाओगे। 1500 से ज्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट है। 1000 क्वेश्चन इसमें NTPC में पूछे गए हैं वन लाइनर, और 2500 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं करंट अफेयर के। तो आप इनको ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है MZT ऐप पर, या फिर आप MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख जाएगा, वहां से भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉकचेन बेस्ड किसानों को बीज वितरित करने वाला पहला राज्य कौन बना? वो बन गया है झारखंड। झारखंड में दोस्तों ब्लॉकचेन सिस्टम यूज किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीड्स को, बीज को, फार्मर्स को, किसानों को बीज देने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करी जाएगी, और ये करने वाला ये पहला राज्य बन जाएगा, ठीक है। देश का पहला राज्य होगा झारखंड। कृषि निदेशालय झारखंड और सेटलमेंट संयुक्त रूप से मिलकर के ब्लॉकचेन टेक्निक पर काम करेंगे, और ये जो सेटलमेंट जो कंपनी है ये वैश्विक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कंपनी है। आपको याद हो, अगर झारखंड का ही एक जिला है जामताड़ा,
जामताड़ा जिला जो कि एक टाइम पर दोस्तों बहुत ज्यादा बदनाम हुआ करता था फिशिंग के मामले में, जो फेक कॉल होती है उनके मामले में। लेकिन आज के टाइम पर क्या हुआ है कि जामताड़ा जो जिला है, हर एक गांव में, हर एक ग्राम पंचायत में एक एक लाइब्रेरी खोली गई है, और ऐसा करने वाला भी ये देश का पहला जिला बन गया है। क्लियर है। झारखंड वैसे आप देख पाओगे यहां पर है, बिहार से अलग हुआ था झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग हुआ था। ये अपना बॉर्डर पश्चिम बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से और उत्तर प्रदेश से शेयर किया करता है। अच्छा, यहीं के तो गवर्नर थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आज प्रेसिडेंट बन गई हैं भारत की। ठीक है, भारत की दूसरी महिला प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। कहाँ की गवर्नर थी? झारखंड की थी इससे पहले। ठीक है, रांची इसकी राजधानी है। रमेश बैस जी अभी के टाइम पर यहाँ पर गवर्नर हैं। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। क्लियर है। आगे देखते हैं। हाल ही में बिल गेट्स फाउंडेशन ने किस कंपनी के फाउंडर आशीष धवन को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नियुक्त करने की घोषणा करी है? तो बिल गेट्स फाउंडेशन या कहें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तो इसने दोस्तों अभी हाल ही में आशीष धवन को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल करने की घोषणा करी हुई है। ये कन्वर्जेंस फाउंडेशन के दोस्तों फाउंडर हैं। तो यहां पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एट्स गेल धवन। अच्छा, दो को इन्होंने शामिल किया है। एक तो डॉक्टर हेलेन डी गेल को भी शामिल किया है, जो कि स्पेलमैन कॉलेज के अध्यक्ष हैं, और वहीं आशीष धवन को भी इसने ऐड किया है, जो कि कन्वर्जेंस फाउंडेशन के जो हैं ये फाउंडर हैं। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन दोस्तों वन ऑफ द बिगेस्ट एनजीओ है वर्ल्ड में। दुनिया में सबसे बड़े एनजीओ में इसका नाम आता है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स और उनकी पत्नी मिलिंडा गेट्स, इन दोनों के सहयोग से मिलकर बनाया गया है। क्लियर है। आगे देखते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर में PM 2.5 का उच्चतम औसत स्तर है? PM 2.5 ये क्या है? ये दोस्तों प्रदूषण का लेवल बताता है। तो यहां पर पूछा गया है, यहां पर बताया गया है स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले जो शहर हैं उसमें PM 2.5 का उच्चतम स्तर कहां पर है, किस शहर में? तो दोस्तों उसमें भारत है अव्वल नंबर पर, जिसमें दिल्ली जो है, भारत की राजधानी दिल्ली है, यहां पर सबसे ज्यादा PM 2.5 का लेवल है। ठीक है। दुनिया भर में अगर बात किया जाए टॉप 50 सिटीज में 41 सिटीज जो है ना ये इंडिया की हैं। अब आप सोचो, देखिए कितनी बुरी बात है। प्रदूषण के मामले में 50 सबसे ज्यादा शहरों में 41 शहर जो हैं वो इंडिया के हैं, और 9 जो बचते हैं ना वो भी किसी, जैसे कई देशों के नहीं है, बाकी के जो 9 बचते हैं वो भी एक ही देश का है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। अब आप दोनों में सिमिलरिटी क्या देख रहे हो? दोनों में सिमिलरिटी है पॉपुलेशन की। ठीक है ना। चाइना वैसे अपना रिपोर्ट बताता नहीं है, तो इस वजह से चाइना को कोई पता नहीं है, वरना चाइना भी इसमें शामिल होता। तो यहां पर देखिए दिल्ली जो है ये PM 2.5 लेवल में हाईएस्ट रहा है, ये रिपोर्ट बताई गई है। यहां पर देखिए इंडिया होम टू 18 ऑफ 20 सिटीज। देखिए 20 सिटी में बात करें तो 18 सिटी भारत की है। ओके, और अगर 50 में बात करें तो 41 सिटी भारत की है, 9 इंडोनेशिया की है। तो दो सबसे हानिकारक प्रदूषकों पर केंद्रित है, एक तो सूक्ष्म कण पदार्थ PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, दो पर यह रिपोर्ट जारी करी गई है। आगे देखते हैं। किस देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा करी है? तो दोस्तों ग्रीस ने फाइनली यूरोपीय संघ के, यूरोपियन यूनियन के उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने के लिए अनाउंस कर दिया है। यूरोपियन यूनियन, यहां पर आप देख पाओगे ग्रीस एग्जिट फ्रॉम इंक्रीज्ड EU सिक्योरिटी इन 12 ईयर ऑफ पेन। वहां के जो PM है उन्होंने घोषणा करी है कि 2010 से लेकर के 2022 तक काफी ज्यादा दर्द झेलने के बाद फिलहाल 12 वर्षों के बाद अब ये जो है ये उन्नत निगरानी ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के। आपको पता होगा ऐसे ही एक विवाद सिमिलर था, EU से ही कौन निकला था? ब्रिटेन निकला था। तो फिर क्या हुआ था? ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रेग्जिट हुआ था, ठीक है ना, जिसे ब्रेग्जिट के नाम से जाना गया। ब्रिटेन एग्जिट हुआ था EU से। यूरोपियन यूनियन का आज के टाइम पर ब्रिटेन सदस्य नहीं है। ब्रिटेन के अंदर कई देश आते हैं, बताया भी है मैंने आपको, ठीक है ना, स्कॉटलैंड से लेकर के इंग्लैंड, वेल्स वगैरह भी। ओके, तो फिलहाल यहाँ ग्रीस जो है ये आर्थिक विकास और नीति पर 2018 से लगातार इस पर नजर रखी जा रही थी, और अब जाकर के ऐसी सिचुएशन आ गई है, ग्रीस कह रहा है कि भैया हमें अब किसी की जरूरत नहीं है, अब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। क्लियर है। ग्रीस के बारे में बात करें तो एथेंस इसकी कैपिटल है, यूरो इसकी करेंसी, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रियाकोस मित्सोताकिस। अगला देखते हैं। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, ये प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में सीनियर सिटीजन्स के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए, इनके प्रति मतलब रिस्पेक्ट एक व्यक्त करने के लिए, क्योंकि इन्होंने जो जिया है, इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होता ही है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो माँ बाप को इग्नोर ना करें, माँ बाप को दोस्तों सीनियर सिटीजन्स को जो घर में हैं उनको भी एक सम्मान दें,
और टाइम दें, समय दें, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। क्लियर है। 1990 में यूनाइटेड नेशन ने वयस्क यानी वृद्ध नागरिकों के सम्मान में ये वर्ल्ड सिटीजन डे मनाने की घोषणा करी हुई थी। सबसे पहले रोनाल्ड रीगन जो है, इन्होंने ही इस डे के बारे में सुझाव दिया था। रोनाल्ड रीगन ने, याद रखेंगे आप। तो 1990 के 91 के बाद से मनाया जाना शुरू हो गया है। क्लियर है। अगस्त महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेट थे उनके साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। ये तो था आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस ईबुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एप्लीकेशन पर जाकर आप ले सकते हैं। कल के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मेरा क्वेश्चन था आपसे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आप बताएंगे राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया था? असम ने लॉन्च किया था। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में कई लोगों ने डिटेल में आंसर किया और सबसे पहले आंसर किया। तो ऐसे टॉप 10 व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले और डिटेल के साथ आंसर किया, उनके नामों में है उषा साहू, स्वर्णेश्वर कुमार, विनय प्रजापति, रवि कुमार, रविकांत कुमार, निखिल मदेसिया, संदीप यादव, पूजा कुमारी, इलेक्ट्रिकल स्टूडियो कॉमेडी बउआ। ठीक है, तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया। आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है दुनिया में सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करने का प्रयास करना, और भी एक्स्ट्रा पॉइंट अगर लिख पाना तो जरूर लिखना। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी एमसीटी ऐप पर, क्विज भी वहीं पर मिल जाएगी। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।